हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल ब्रजेश भंडारी में, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मैं आज मिलने आया हूँ दिनेश कपूर जी से। दिनेश कपूर जी एक इतिहासकार हैं, बैंकर रह चुके हैं, लेखक हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुके हैं दूरदर्शन के लिए। एक फ़िल्म भी बनाई है जिसके बारे में हम अपनी बातचीत में आगे बातचीत करेंगे अपनी वार्तालाप में। और अब मैं आया हूँ उनके घर पे, और उनका घर मुझे बहुत ही यूनिक लगा। मैं आपको उनका घर एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है उनका घर, और ये एक वॉल है। इस वॉल पे आप देख सकते हैं कितनी यूनिक चीज़ें हैं। ये पूरी एक वॉल है, इस वॉल पे इतनी सारी यूनिक चीज़ें हैं। ये देखिए, सर बता रहे थे कि वो जहाँ जिस जिस कंट्री में गए वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। वो सारा इस वॉल पे लगा हुआ है। वो पांचों कॉन्टिनेंट घूमे हुए हैं और हिस्टोरियन है, तो इतिहास से उनको लगाव है और इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ उनके एक यूट्यूब का चैनल है उस पर भी उन्होंने दी हुई हैं। और आप इनके घर में आप देखेंगे, आएंगे तो हर एक चीज़ यूनिक ही नज़र आएगी। ये देखिए, एक शतरंज, ये भी यूनिक है। और ये यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूनिक लगेंगी, जो जनरली हमें नहीं देखने को मिलती हैं। कम ही लोगों के पास हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, टेलीफोन भी एकदम डिज़ाइनरी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये कुछ बर्तन हैं और सारे एंटीक चीज़ें मुझे देखने को मिली इनके घर में। इसीलिए मैंने सोचा कि एक घर का वीडियो करना चाहिए। और अब यहाँ ये देखिए, ये इनकी जवानी की एक वह पिक्चर है, और एक ये भी। तो चलिए अब बात करते हैं इनसे। हाँ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था घर सर का, देखिए अब हमने लाइट ऑन कराई है सर के घर की। देखिए बहुत ही यूनिक लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही बारीकी से सजाया हुआ है। तो और अब हम मिलते हैं सर से। दिनेश कपूर सर हैं, सर का ये घर है। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। और अब हम लोग आपके साथ, और सर ये हैं हमारे दर्शकों देखिए, ये हैं हमारे दिनेश कपूर सर, जो कि एक प्रोड्यूसर भी हैं और थिएटर भी इन्होंने किया है। और हिस्ट्री पे भी बहुत सारे ये ब्लॉग्स बनाते हैं, और हिस्ट्री पे बहुत सारे एक चैनल भी है यूट्यूब पे सर का, जिसमें कि सर हिस्ट्री के बारे में, हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। और मतलब मैं सर के बारे में आपको जितनी चीज़ें बताना लगूँ, अगर बताना शुरू करूँ तो ये पूरा एपिसोड सिर्फ बताने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो सर आप, मैं खुद भी भूल जाता हूँ। तो मैं सर का वेलकम करता हूँ। सर आप मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ कुछ कहिए, फिर हम बातचीत करेंगे शुरू। अगर आप इनको ये दिखा सकें, हमारा एम्फी थिएटर जहाँ हम लोग वो करते रहते हैं, प्ले करते रहते हैं। और अभी मैंने रामलीला कराई थी यहाँ करीब 4 महीने बच्चों को लेकर, जो 180 मिनट की फिल्म बनाई थी इस पर, जो यूट्यूब पे है मेरे। तो इट्स ए ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक, मतलब अगर किसी में थोड़ा बहुत भी वो हो आर्टिस्टिक, तो अच्छा खासा कवि बन जाए यहाँ आके। इट्स सो ब्यूटीफुल सराउंडिंग, द सराउंडिंग्स आर गुड। लुक एट द फ्लावर्स ब्लूमिंग नाउ। बहुत अच्छा है। तो सर मैं अपनी बातचीत की शुरुआत मैं आपसे ऐसे करना चाहूँगा कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो ये रुझान है अभिनय और कला के क्षेत्र में, जो ये रुझान है वो कैसे हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। अंदर बैठ के बात करें? हाँ जी, आइए अंदर बैठते हैं। बड़ी मुश्किल होती है अपने बारे में बोलना और सच बोलना। बचपन में पता ही नहीं चला कि आई एम बेसिकली ए लिटरेरी गाय। उन दिनों जब हम छोटे थे,
ये आज से 70 साल पुरानी बात है, तो 3 नौकरियां मानी जाती थी जो जिनके बारे में कहा जाता था कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। जो आजकल की डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन है वो तब नहीं थी। तो ये शुरू से ही मान के चला गया कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मुझे यहाँ बीएससी करनी होगी या प्री इंजीनियरिंग करनी होगी और फिर इंजीनियरिंग करनी होगी। जबकि किसी ने नहीं ये बात सोची अनफॉर्चुनेटली कि वो आदमी जो चंदा मामा पढ़ना चाहता है, जो लाइब्रेरी में घंटों बैठ के पढ़ता है, जो एक किताब एक दिन में पढ़ के ख़त्म करने के बाद भी भूखा रहता है और पढ़ने को, जिसका काम या तो पढ़ना है और पढ़ने से तंग आ गया या थक गया तो लिखना है और लिखने से थक गया तो पढ़ना है, वो इंसान को आप कैसे बीएससी करा सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग करा सकते हैं? ये काम होता है बड़ों के सोचने का। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े थे वो उन्होंने ये सोचने में गलती कर दी। तो आप ये पूछना कि आपका रुझान कब हुआ कला की तरफ, साहित्य की तरफ, रंगमंच की तरफ, तो मैं ये कहूँगा कि शुरू से ही हुआ। मैं शायद 12 वर्ष का था जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी और पहली कहानी लिखी। करीब 14 वर्ष की अवस्था में पहली मेरी कविता धर्मयुग में प्रकाशित हुई और मैं उन दिनों रामजा स्कूल नंबर 5 में पढ़ता था जो करोल बाग में है। तो मुझे याद है कि मेरे हिंदी के टीचर हैरान हो जाते थे जब उन्होंने वो कविता पढ़ी। मैं लाइब्रेरी में बैठा होता था, आके मेरी पीठ थपथपाते थे और मुझे ये लगता था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रुचि को अपना व्यवसाय बना लें। मैं जब आज पलट के देखता हूँ तो मुझे कई मोड़ याद आते हैं जो मैंने मिस कर दिया। जब मैंने हायर सेकेंडरी, उन दिनों हायर सेकेंडरी होती थी 11वीं को मैंने 1 साल पहले पूरा कर लिया 15 साल में, जबकि कॉलेज में एडमिशन लेने की मेरी 16 थी। तो वो कहते हैं कि जी आप तो एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपकी उम्र 15 है। मतलब एक क्वालिफिकेशन को, एक एबिलिटी को एक व्याघात बना दिया, एक अड़ंगा डालने वाली चीज़ बना दी। दे शुड हैव वेलकम इट कि एक बच्चे ने अगर ज़्यादा जल्दी कर लिया है तो ही शुड बी ब्रिलियंट। तो साहब मेरे को गुड़गांव भेजा गया कि वहाँ स्कूल के बाद ये पता चल जाता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, वो करना चाहिए था। पर वही घिसी लकीर प्री इंजीनियरिंग। अब प्री इंजीनियरिंग में तो मुझे समझ ही नहीं आते थे इतने बड़े बड़े फार्मूला। जिनको आते हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग, कोई प्री इंजीनियरिंग या कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस बुरी थोड़ा ना है। मुझे मैथमेटिक्स से अच्छा नहीं लगता था, बट देयर आर मैथमेटिशियन, सो इट इज़न्ट दैट। पर मुझे नहीं समझ में आता था कि बोर्ड के एक तरफ से लेकर दूसरे तरफ के लिखे हुए फॉर्मूले a+b+² + 2x² ये वो करके आगे, और फिर उसके बाद नीचे वो थ्योरम चलती थी। और जब क्वाड इराड डेमोन्स्ट्रांडम QED बोलते थे उसको, वो सब बोलते, इन सब का मतलब हुआ एक। Now where the hell am I going to apply that unless I am a scientist, unless I have to develop a project involving nuclear bombs or atom bombs or anything like that. So साहब इंटरेस्ट तो जिसे कहते हैं ना जन्मजात था। एक चीज़ और थी, बाइलिंगुअल इंटरेस्ट था। हिंदी अंग्रेज़ी भाषाएं मुझे बड़ी आसानी से आ जाती थी। अभी भी मुझे नहीं समझ में आता, मैंने हिंदी और इंग्लिश में इतना कुछ लिखा है विद इक्वल ईज़। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरी हिंदी अच्छी है या अंग्रेज़ी अच्छी है। सो वो एक इनबिल्ट चीज़ थी जिसको विकास नहीं मिला और मैं चला गया गलती से बैंकिंग में। 17 मिजरेबल ईयर्स मैंने अपने बैंक में बिताया। और उन दिनों का बैंक आज जैसा नहीं होता था, खुड्डे में होते थे, लाइट नहीं होती थी, एयर कंडीशनर तो सवाल ही नहीं पड़ रही। बहुत सालों के बाद मैंने देखा कि हमारे बैंक में जो मैनेजर हैं
उनके कैबिन में शुरू हुआ लगना। पहले तो पुरानी दिल्ली या किसी भी एक डिंजी से मकान में, एक डिंजी सी सीढ़ियों से चढ़ के आप, लाइट्स भी नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो मोमबत्तियों में बैठ के आप सोच सकते हैं वो मन जो उच्छृंद घूमना चाहता था, कविताएं रचना चाहता था, नेचर के साथ एकाकी होना चाहता था, लिखना चाहता था, वो एक खुड्डे में बैठ के किसी एक बंदे के या 10 बंदों या 100 बंदों के अकाउंट टैली कर रहा है, किसने कितना कमाया। ये अच्छा, फिर लेकिन चूंकि छुट्टी नहीं है, कमबख्त मुँह से लगी हुई, तो ये जो कला की चसक है ये छुट्टी नहीं थी, तो पार्ट टाइम वो करता था। आप बिलीव करेंगे कि फुल टाइम बैंकिंग, पार्ट टाइम रेडियो या टेलीविज़न या थिएटर, कोई भी इनमें से एक चलता था। और बाद में फिर मैंने इवनिंग क्लासेस अटेंड करनी शुरू की जब मैंने एमए अंग्रेज़ी में करना शुरू किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वाह सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी हमारी सोसाइटी में कि इंसान का जो उसके अंदर एक हुनर होता है उसको फाइन करना चाहिए और उसको उसी तरफ जाना चाहिए। तो सर ये तो रुझान की बात हो गई आपकी। अब इसके बाद यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो थिएटर का ये अनुभव कैसा, सफ़र कैसे आगे बढ़ा, और आपका इतिहास में जो रुचि है या जो इस विषय में जो आपका इंटरेस्ट है वो कैसे जागा। अभिनय भी जैसे आत्मसात था, अभिनय भी इनबिल्ट था। मैंने सबसे पहला जो मैंने अभिनय किया था वो एक कश्मीरी लड़की का था जब मैं 12 साल का था और गुड़गांव में रहता था। उन दिनों लड़कियां मिलनी बहुत मुश्किल होती थी, ना फिल्मों के लिए मिलती थी ना स्टेज के लिए, तो कोई भी अपनी लड़की को भेजना नहीं चाहता था लाइमलाइट में। तो मुझे चुना गया और मुझे याद है गुड़गांव की सिविल लाइंस में से, कैंटोनमेंट से एक बंदा आता था, साइकिल पे मुझे बिठा के ले जाता था, रिहर्सल करवाता था और वापस छोड़ जाता था। तो पहला जो मेरा रोल था वो था एक कश्मीरी लड़की का जो उन दिनों कश्मीर की प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर रही थी, और मुझे चुना इसलिए गया, करीब 7-8 बच्चों के बीच में से मुझे इसलिए चुना गया क्योंकि बाद में वो लड़की मरती है और मैं मरा बड़ी अच्छी तरह, तो उनको लगा कि ये तो बड़ा कन्विंसिंग मरा। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हो कि सफ़र शुरू हो गया अभिनय का। मुझे एक अजीब सी मेंटेलिटी ये रही कि जो काम मैं कर सकता था मुझे लगता था ये तो कोई भी कर लेगा। जो काम मैं इजीली कर सकता था, जो आज मैं देखता हूँ जैसे कपिल शर्मा का शो है, मैं इतनी इजीली लोगों को हंसा पाता था, कॉमेडी कर पाता था। सीरियस, मैंने आषाढ़ का एक दिन भी किया और बड़े कॉमेडी शोज भी किए, लेकिन लगता था ये तो देयर इज़ नो सब्सटेंस इन इट। आज आई रिग्रेट इट, क्योंकि जिस चीज़ में आपका पैशन है उसको पकड़ के जकड़ के बैठ जाइए, आप उसी के पीछे लग जाइए। अगर आप भटक गए, जैसे मैं भटका, बैंकिंग में चला गया, तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। फॉर्चुनेटली ज़िंदगी तो तबाह इसलिए हो गई कि हालांकि मैंने फिर भी पार्ट टाइम में जो लिखता रहा, बैंकिंग के अलावा जो आवर्स मिलते थे उनमें मैं जो लिखता रहा, उनमें मैं जो अभिनय करता रहा, वो भी अपने आप में ऐसे हैं कि एक आम आदमी का जैसे मतलब फुल टाइम वो जॉब रहा, क्योंकि पैशन बहुत था। मैं मोदी नगर में जब असिस्टेंट मैनेजर बना तो वहाँ से आके दिल्ली आया करता था इसके लिए, रेडियो के प्रोग्राम के लिए या थिएटर के लिए। सोचिए आप कितना मुश्किल होता होगा। डेढ़ उन दिनों इतना ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल नहीं है, तो 1.5 घंटा एक साइड से, 1.5 घंटा एक साइड से, और फिर उसके बाद वो मतलब रिहर्सल्स, और तो बहुत ही तब तक भी नहीं पता चला कि भाई बैंक छोड़ो, ये तुम्हारा जुनून है, इस जुनून को फॉलो करो। लगता था अरे यार। अच्छा, फिर दूसरी बात है, कई लोग आपको डिस्करेज करेंगे, नौटंकी करना चल रहा है, पुत्र एक्टर बनना चल रहा है, इस तरीके से लोग कटाक्ष करते हैं जो आपको इग्नोर करने होंगे। आप अपना पैशन पकड़िए, उसको जकड़ के रखिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको छोड़िए मत। लोग कुछ भी कहते रहें, जिस दिन आप कुछ बन गए यही लोग आपसे कहेंगे सानू तो पहले ही पता सीगा मुंडा बड़ा ब्रिलियंट है। अब इसके बाद सफ़र चलता रहा आगे, लेकिन उस दिन मैंने राहत की सांस ली जब मैं बैंक से रिज़ाइन किया। मैंने बैंक से रिज़ाइन करके
इसलिए रिज़ाइन कर सका मैं क्योंकि मुझे टूरिज़्म की जॉब मिल गई, टूर्स करने लगा मैं। जो लोग आते थे फॉरेनर्स, अमेरिकन, ब्रिटिश वगैरह, वो 5 स्टार होटल्स में ठहरते थे, उनको बताने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म को फैसिलिटेटर्स चाहिए थे, टूर गाइड्स चाहिए थे, एस्कॉर्ट्स चाहिए थे, हाई लेवल के, knowledgeable. I fitted the bill, and that was one thing where I thought, oh, the penny has dropped. क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे से जो मैं बनना चाहता था लेक्चर, वो लेक्चर भी करवाती थी हिस्ट्री के ऊपर, और उसमें पैसा भी बहुत था, और उसमें एक स्टाइल था, लिविंग स्टाइल, 5 स्टार होटल्स, बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्यूजीन, बेस्ट प्लेसेस, एवरीथिंग वाज गुड। तो इंडिया में मैं बहुत घूमा उस चक्कर में, करीब मैंने उसको 30 साल तक परस्यू किया। और बाहर फिर मैं गया, ये जो आपने प्लेट्स वगैरह देखी हैं, यहाँ हर एक कंट्री से मैं लाता हूँ प्लेट्स, मैग्नेट, पेन, टी शर्ट और दूसरी चीज़ें, मतलब ये हर कंट्री से मैं अलग अलग लेके आता हूँ और मैंने अपने यहाँ सजाई हुई हैं। लेकिन बाहर जब मैं जाता था तो अपने खर्चे पे जाता था, और वो खर्चा निकलता था लोग जो बाहर से आते थे, इंडिया में जो आते थे उनके थ्रू। तो एक बड़ी अच्छी लाइफ, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि कॉलेज का लेक्चरर होना और इस तरीके से टिट बिट्स में लोगों को बताना, हालांकि 10-10, 15-15 दिन वो लोग साथ रहते थे, वो अलग बात थी, पर आई वॉज क्लोज। अब उसके बाद क्या हुआ कि लगा अंदर से वो जो लेक्चर देने की प्रवृत्ति वो कहीं ख़त्म ही नहीं थी। एज ए टीचर आई थॉट इट्स माई ड्यूटी कि जो मैंने नॉलेज, अब जैसे मैं कुतुब मीनार जाता था, एक एक ईंट मुझसे ऐसे लगता था बात कर रही है। तो जब ये 80s की बात है, तो जब मुझे उनमें इंटरेस्ट लगा, ये अजीब लगता था कि जिस पत्थर को मैं छू रहा हूँ आज से 800-900 साल पहले किसी ने इसको छुआ होगा, कोई यहाँ चला होगा जहाँ मैं चल रहा हूँ। और वो लोग अलग थे, उनके पहनावे अलग थे, बर्छी भाले अलग थे, वो एक अजूबा थे हमारे लिए। जैसे अगर वो हमें आज 21वीं-22वीं शताब्दी में देख सकते होते तो उनको भी हम अजूबे लगते। उसके बाद फिर इंटरेस्ट जगा तो लाइब्रेरीज़ में जाना शुरू किया, ये नेशनल म्यूज़ियम की लाइब्रेरी, नेहरू म्यूज़ियम की लाइब्रेरी, और भी लाइब्रेरी आर्काइव्स वगैरह में। और साथ में शौक़ हुआ, वो पुराना शौक़ जो नहीं पनप पाया था क्योंकि बहुत महंगा होता था फिल्म बनाना, वो जब वीडियो कैमरास वगैरह आ गए तो मैंने वीडियो कैमरे से डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, करीब 22 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, उनके अपने ही एक्सपीरियंस से। 22 में से 12 नेशनल म्यूज़ियम ने ख़रीद लिए, और करीब 20-25 साल तक उनको 5 शोज़ एवरी डे वो लोग चलाते थे। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने एक फ़िल्म, हिंदी फ़िल्म भी बनाई है। उस फिल्म के बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप प्लीज़ कुछ बताएं तो वो अनुभव आपको कैसा था, और आपने जो फ़िल्म बनाई उसका अनुभव कैसा रहा आपके लिए, और क्या महसूस हुआ आपको जब वो फ़िल्म बनाई आपने? तो अपने फिल्मी सफ़र के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्री जो मैंने बनाई थी उसका एक बड़ा रोचक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैंने पहली अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई तो कुतुब मीनार के ऊपर बनाई थी, और मेरी डॉक्यूमेंट्रीज ना डीपली स्टडीड होती थी, सिर्फ विजुअली जाके शूट कर लिया ऐसा नहीं होता था। 3 महीने मुझे लगे ASI से परमिशन लेते हुए कि मैं वहाँ शूट कर सकूँ। फाइनली उन्होंने एक लेटर दिया जिसमें लिखा था आप बाहर से एक्सटीरियर शूट कर सकते हैं, यू आर नॉट सपोज टू गो इनसाइड। और साहब बाहर से शूट किया, करीब 1 हफ़्ता लग गया क्रू जमाते हुए, 2 हफ्ते हमने शूटिंग की, और जब एडिटिंग टेबल पे पहुँचे तो लगा कि पूरी हो ही नहीं रही है फिल्म, 32 मिनट्स की नहीं हो रही थी। तो अब लगा 5-10 मिनट की और रह गई है, तो अब क्या करें। और फिर बड़ी ड्रैब सी आ रही थी क्योंकि कुतुब मीनार के ऊपर नहीं चढ़ने देते थे। ये तब की बात है जब वो 82 का हादसा हो गया था जिसमें कुतुब मीनार को बंद करना पड़ा था। तो अब क्या किया जाए। अब सब उन दिनों टिकट्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी, मेरे ख्याल शायद टिकट शुरू ही हुई थी होनी तो 50 पैसे की, 25 पैसे की ऐसे करके टिकट लगती थी, 1 रुपया या 2 रुपया। तो मैं कहते हैं जी ऊपर तो जा ही नहीं सकते, तो मेरे को उसने बुलाया, जो गेट वाले ने, कहता है साहब
चले जाओ आप, मतलब कुछ कर देना, आप चले जाओ। आप बिलीव करेंगे कि मतलब कुछ रुपयों के पीछे उन्होंने मुझे और मेरे क्रू को जाने दिया उस पे कुतुब मीनार पे। आप देख लेना, इस पीस को आप काट देना, पर पूछ लेना कि ये कहीं ये ना हो कि इसके ऊपर कोई बवाल पैदा हो जाए कि आप कैसे 82 में आप कैसे चढ़ गए थे ऊपर। पर ये हमारा देश में सबसे बड़ी सहूलियत है। एक करप्शन वाले एटमॉस्फेयर में, करप्शन वाली ऑर्गेनाइजेशन से डील करना ना बहुत आसान है। आप पैसे दो, काम करो। और ये जब मैं अमेरिका में रहा वहाँ पॉसिबल नहीं था, इंग्लैंड में रहा वहाँ पॉसिबल नहीं था। दुनिया की वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना करप्शन नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो है, पर ये नहीं कि आप किसी को 100 रुपया दो ट्रैफिक पुलिस वाले को और वो आपको जाने देगा। उनके अपने एथिक्स हैं, उनकी अपनी सैलरीज भी हैं। एनीवे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब आ गया था टेलीविज़न और मेरी डॉक्यूमेंट्रीज। नेक्स्ट स्टेप क्या था? बिग स्क्रीन। आई वॉन्टेड टू से समथिंग बिग, तो मैंने जेंडर इक्वालिटी सब्जेक्ट चुना। उसके लिए हमारे एक दोस्त हैं महेश गहलोत, उसने मुझको बोला कि सर वहाँ पर उनका एक दोस्त है, वो सस्ते में फ़िल्म बना देगा, बजट फिल्म। तो हमने बाँछें खिल गई। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। मैं ये इसलिए अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, जिस फील्ड में आपने कुछ करना है, पहले उस फील्ड में जाके उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे चाहे स्पॉट बॉय बनना पड़ता, मुझे चाहे प्रोडक्शन बॉय बनना पड़ता, मुझे जाना चाहिए था, पहले वर्किंग समझनी चाहिए थी कि साहब ये होता है फिल्म में, डायरेक्टर की कुर्सी तक उठानी होती तो मुझे उठा, तब मैं जाता तो मुझे समझ में आता कि जब उन्होंने मुझे काफ़ी लाखों का चूना लगा दिया, तो फिर बाद में जब मेरे को दिलासा देने के लिए सब लोग ये कहते थे, बेटा कोई नहीं, ये एंट्रेंस फ़ी है, ये तो आपको देनी पड़ेगी अगर आपने बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना है। तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा। फिल्म बनी और रिलीज़ भी हुई, पर मज़ा नहीं आया इन द सेंस कि वो, तो उसके बाद इतना शौक़ लग गया लोगों के धोखे देख के कि फिर उसके बाद मैंने अभी तक दूसरी फिल्म बनाने का हौसला नहीं जुटा पाया। हालांकि शॉर्ट फिल्म बनाता रहता हूँ। यूट्यूब मेरा एक चैनल भी है, हिस्ट्री बाय दिनेश कपूर, उसमें मेरे करीब 100 के करीब एपिसोड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, जो मेरा हमेशा शुरू से मिशन रहा था कि मैं इन सब्जेक्ट्स पर लोगों को असलियत बताऊँ। क्योंकि जो वामपंथियों ने, लेफ्टिस्ट ने और पिछली गवर्नमेंट्स ने जो हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा या हमें जो पढ़ाया गया लिखाया गया, वो टोटली डिफरेंट है, मुग़ल ओरिएंटेड है। आई एम नॉट अगेंस्ट कि मुग़ल्स के बारे में क्यों बताया, बट जो हिंदू डायनेस्टीज थी, जो टेम्पल्स थे, जो आर्किटेक्चर था हमारा, उसके बारे में नहीं बताया, ये शिकायत है। तो वो फिर मैं आई वॉन्टेड टू करेक्ट दैट, एंड इन अ वे आई थिंक आई डिड कॉन्ट्रीब्यूट humbly in that cause. सर, आपका फिल्मों का अनुभव तो कड़वा ही रहा, आप जैसे बता रहे हैं, आपका अनुभव है जो आपने बताया, बट आपने रेडियो, टीवी और दूरदर्शन पे बहुत काम किया है। उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, और वो अनुभव आपका कैसा रहा, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। फिल्म का अनुभव तो बहुत लेट हुआ, जब मैं 50 साल से ऊपर पहुंच गया था तब हुआ। लेकिन जो थिएटर था वो तो स्कूल से ही शुरू हो गया था। बड़ा मज़ा आता था स्कूल का। आज जब याद आता है, मैं सेंट क्रिस्पस में पढ़ता था गुड़गांव में, बड़ा याद आता है कि जब हमारे स्कूल में प्ले होता था तो उन दिनों ये होता था, अगर प्ले में लिखा हुआ है कि डॉक्टर प्रवेश करते हैं तो फिर हम प्रवेश करते थे, पहले यहाँ तक आ गए, स्टेज के भी प्रवेश हो गया, अब बोलते थे। उसमें डॉक्टर के रोल में मुझे चाहिए था एक हैट। मुझे अभी तक याद है कि वो पूरे प्रोडक्शन होती थी, स्कूल वाले देते थे कि नहीं देते थे, अपने आप करना। तो वो हैट खरीद के लाए पापा कि मैं ऑथेंटिक डॉक्टर बन सकूं। चूँकि वो खुद हॉस्पिटल में थे तो स्टेथोस्कोप भी लगाया। तो वो वहाँ से शुरू हुआ थिएटर तो था ही। पर मैं एज आई सेड, फिर मैंने अपना थिएटर ग्रुप बनाया, अनामिका आर्ट्स। उससे पहले यवनिका और भटनागर्स के साथ मैंने किया। मंडी हाउस हमारा एक तरीके का अड्डा होता था, सब लोग आते थे, वहाँ बड़ी मज़ेदार बातें होती थी। एक टेबल पे बैठ के एक एक कप कॉफ़ी पीने के बाद, कॉफ़ी पीते हुए पिक्चरें बन जाती थी, और जो आते थे बड़ी दूर दूर की फेंकते थे। मैं अभी बॉम्बे से आया हूँ, शूटिंग के लिए जा रहा हूँ शिमला।
आके मेरे को फिर दोबारा से मुझे लगता है वहाँ जाना है। तो मतलब उसके बाद जब ख़त्म हो जाती थी फिल्म उनकी मौखिक, तो उनके बेचारों के पास पैसे भी नहीं होते थे कॉफ़ी के पैसे पे कर सकें। तो बड़ा अच्छा, लेकिन अच्छा था ना, जुनून था वो, मुफलिसी के मज़े थे। हेमंत पांडे उन दिनों जो आजकल तो नहीं, पर जिसने कृष्ण में रोल किया, ऑफिस में रोल किया, ये हमारे सेट्स पे घूमता था, मेरा बहुत बहुत प्यारा दोस्त कह लो या अजीज़ कह लो था। तो उस बेचारे के पास कोई काम नहीं था, रहने के लिए नहीं था, पर उसके पास जुनून था, ये मैं कदर करता हूँ। तो उस अपने जुनून में वो, उसको हर एक आदमी को एक मौका मिलता है, उसको मौका दिया शेखर ने अपनी फिल्म बैंडेड क्वीन में, और वहाँ से देखो कहाँ चला गया वो। तो वहाँ हमने सप्रू हाउस में आषाढ़ का एक दिन किया, और मंडी हाउस में तो बहुत सारे किए, कथा एक कंस की, उनमें से कुछ प्लेस मैंने लिखे और डायरेक्ट किए, कुछ में सिर्फ एक्ट किया। फॉर्चुनेटली जिसमें ज़रा देखने में ठीक ठाक था, तो मेन रोल मिलते थे जब मैं एक्ट करता था। उसके बाद साथ साथ रेडियो था, तो रेडियो में क्या होता था कि उन दिनों युवानी बहुत पॉपुलर था, तो वो मेरा रेगुलर, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करता था। उसके अलावा श्रीमती कमला अशोक और रीटा मुखर्जी जो अंग्रेज़ी की प्रोड्यूसर थी, इनके प्लेस में, रेडियो प्लेस में मैंने बहुत काम किया। मैंने रेडियो सीरियल बनाया राग दरबारी, जो बहुत पॉपुलर नावल है श्रीलाल शुक्ल जी का, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत, वो किया। और करीब उसके बाद फिर टेलीविज़न आया, तो मैं तब जलंधर में था। पहला टेलीविज़न का जो प्रोग्राम था लव मैरिज, वो एक सानी है, मिस्टर सानी, ही इज़ नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल, उन्होंने मतलब मुझे वो 3 मेन कैरेक्टर्स लेके उन्होंने किया था। वो पहला सीरियल था जो मैंने किया था जलंधर दूरदर्शन से। तो टीवी, थिएटर और ये रेडियो, इन सबको मिला के करीब 300 साढ़े 300 के करीब मैंने प्लेस किए, एंड देन आई टर्न टू फिल्म मेकिंग। सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, और बहुत सारी चीज़ें आपने जो हमारे साथ शेयर करी, उसमें ये है कि जो आपने सबसे पहली बात बोली कि इंसान को, बच्चे को या इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उसका मन लगे, अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज ये बात हमारी जनरेशन को समझनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। अब तो फिर भी समझ रहे हैं जैसे। और दूसरी बात ये भी है कि पैशन को सीखना भी चाहिए। आपने सोच लिया अरे एक कैमरा सामने रख लिया, ये कर लिया, शूट कर लो, ऐसे नहीं है, टेक्निकलिटीज़ भी समझनी ज़रूरी है। वो चीज़ें हैं, हर चीज़, हर फील्ड के लिए आपको उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो दर्शकों, ये थे दिनेश कपूर सर, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और मैं आपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी लोगों को आप तक ला सकें और उनकी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। और मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद।